रायपुर में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है। नवा रायपुर में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। पीएम मोदी भी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। रायपुर में देश भर से जुटे हैं पुलिस अधिकारी। कॉन्फ्रेंस में मॉडर्न पुलिसिंग के लिए नई रणनीति पर चर्चा हो रही है। 30 नवंबर तक चलेगी डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस और आज उसका दूसरा दिन है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने औपचारिक तौर पर कॉन्फ्रेंस का आगाज किया और आज दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। देश भर से तमाम बड़े पुलिस अधिकारी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं। कैसे मॉडर्न पुलिसिंग की दिशा में आगे बढ़ा जाए, कैसे आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत किया जाए, महिला सुरक्षा की दिशा में और कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, नक्सलवाद से निपटने के लिए और क्या रणनीति तैयार की जा सकती है, इन्हीं तमाम मुद्दों और मसलों को लेकर फिलहाल इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की जाएगी। और हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अंकुश, आज कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है। कल पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया और उसके बाद औपचारिक तौर पर इसकी शुरुआत हुई। आज दूसरे दिन क्या क्या बड़ी बातें अभी तक सामने आई हैं और आगे और क्या कुछ अपडेट रहने वाला है? देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर के आईआईएम में यह कॉन्फ्रेंस रखी गई है और इस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण रूप से विकसित भारत व सुरक्षित भारत को लेकर जो थीम रखी गई है उस थीम पर चर्चा हो रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों के डीजीपी आईजी जो हैं इस बैठक का हिस्सा हैं और कल से इस बैठक की शुरुआत हुई है। तो आज दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। दूसरे दिन के पहले सेशन की अगर हम बात करें तो करीब सुबह 9:30 बजे से बैठक की शुरुआत हुई थी दूसरे दिन की। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 8:30 बजे ही आईआईएम पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने देश भर के तमाम जितने डीजीपी हैं और बाकी अधिकारी हैं उनके साथ बैठकर हाई टी ली और एक परिचात्मक हाई टी के बाद एक बैठक की शुरुआत हुई है। शुरुआती तौर पर जो अंदर से बाहर जानकारी निकल कर सामने आई है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो पहला सेशन रहा है उसमें माओवाद प्रभावित इलाके, माओवाद प्रभावित राज्य और आतंकवाद प्रभावित राज्य के जो डीजीपी हैं उनका प्रेजेंटेशन रखा गया था। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम का प्रेजेंटेशन हुआ है और प्रेजेंटेशन हुआ है बस्तर संभाग में जो माओवाद नक्सलियों के खिलाफ में जो अभियान चलाया गया है और उस अभियान में किस तरह की परेशानियां आई हैं, किस तरह की परेशानियां भविष्य में आ सकती हैं, इन बातों से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अवगत कराया गया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक माओवादी विरोधी अभियान में जितनी सफलता मिली है उस पर भी चर्चा हुई है। हाँ। स्वाभाविक तौर पर छत्तीसगढ़ वो राज्य है जो देश भर में सबसे ज़्यादा नक्सलवाद प्रभावित इलाका जो है वो छत्तीसगढ़ ही रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में लाल आतंक का खात्मा हो रहा है और उस पर एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा जो है हुई है। दूसरी जम्मू कश्मीर इलाके के वो इलाके जम्मू कश्मीर में जहां पर आतंकवादी विरोधी मुहिम चलाई गई है उस पर भी एक प्रेजेंटेशन हुआ है। इन इलाकों के अधिकारियों का प्रेजेंटेशन सुनने के बाद जो सुरक्षा सचिव हैं उनसे भी जो है राय मशवरा किया गया है। अब अगले सेशन में जो बातचीत शुरू हुई है उसमें बातचीत शुरू हुई है इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है और इंटेलिजेंस को बढ़ाने के साथ साथ घटनाएं जब होती हैं तो उसमें फॉरेंसिक की जो टीमें हैं या फॉरेंसिक व्यवस्था है उसको कैसे जल्दी मौके पर पहुंचाया जा सकता है और कैसे उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। एक अलग रणनीति के तहत यहाँ पर एक नई व्यवस्था लागू करने की कोशिश यहाँ पर होगी और इन तमाम बातों से स्वाभाविक तौर पर पुलिस को और कैसे मॉडल बनाया जा सकता है, पुलिसिंग को और कैसे मॉडल बनाया जा सकता है, इसकी रूपरेखा इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयार हो रही है। तो दूसरे दिन की बैठक में काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से जिन विषयों को उस कॉन्फ्रेंस में रखा गया है वो विषय अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खासकर न छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि पूरे देश के उन राज्यों के लिए जहां पर कभी अगर कोई आकस्मिक घटना घटती है, कहीं कोई हत्या जैसी वारदात होती है तो वहां पर ऐसी घटनाओं को रोका जा सके, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और अगर होता है तो तत्काल प्रभाव से उस पर एक्शन कैसे लिया जा सकता है, इन तमाम बातों पर रणनीति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी है। दूसरा दिन है, दूसरे दिन पहले दिन तो केंद्रीय गृह मंत्री का संबोधन हुआ था लेकिन दूसरे दिन संबोधन की ऐसी कोई जानकारी निकल कर नहीं आई है सामने। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री का कल यानी बैठक के कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन उनका संबोधन होगा और उस संबोधन में बहुत सारी नई चीज़ें जो है देश की पुलिसिंग को मिल सकती हैं। संबोधन के माध्यम से नई व्यवस्थाएं जो हैं देश की पुलिसिंग को मिल सकती हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से ये तीनों ही दिन
और अतीत में ऐसा होता भी रहा है अंकुश, अतीत में ऐसा होता रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में 11वीं ये बैठक है और हर बार इस बैठक में आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ये कोशिश करते हैं कि अधिकारियों को एक संदेश दिया जा सके कि कैसे पुलिसिंग को और बेहतर बनाया जाए, कैसे आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत किया जाए। कल गृहमंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा अंकुश कि विकसित भारत की पहली नींव है नक्सलवाद का समूल विनाश और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम भारत को विकसित होने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ हमें यह भी संकल्प लेना होगा कि विकसित भारत सुरक्षित भारत भी हो और उसकी जो पहली कड़ी है वो है कि नक्सलवाद का समूल विनाश हो। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल मोदी सरकार के कार्यकाल का तीसरा टर्न है और तीसरे टर्न की अगर हम बात करें तो तीसरे टर्न की शुरुआत में सबसे पहले ये केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि देश भर से माओवाद को, नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की ही धरती से केंद्रीय गृह मंत्री ने ये ऐलान किया था कि देश भर से मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। जैसे ही ये ऐलान हुआ उसके बाद लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जो है हमने देखे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, तेलंगाना में हो या अन्य राज्यों में हो, तो हर जगह बड़े बड़े कैडर के नक्सलियों के मार गिराए जाने की लगातार जो है खबरें आई हैं। बड़े बड़े कैडर के नक्सलियों के आत्मसमर्पण की खबरें आई हैं, नक्सलियों की गिरफ्तारी की खबरें आई हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल ऐलान बस नहीं कर दिया गया, ऐलान करने के पहले एक रणनीति बनाई गई कि नक्सलवाद का खात्मा आखिरकार होगा कैसे। उस रणनीति के तहत लगातार सुरक्षा बल जो है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। छत्तीसगढ़ की ही आत्मसमर्पण नीति में इतने महत्वपूर्ण और आमूलचूल परिवर्तन किए गए कि वो इतनी आकर्षक ये आत्मसमर्पण नीति हो गई कि बड़ी तादाद में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया जी। इस आकर्षण का लाभ जो है वो सुरक्षा बलों को मिला है, देश को मिला है, क्योंकि नक्सलवाद की विचारधारा रखने वाले लोग अगर वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर उनके द्वारा की जाने वाली घटनाएं, उनके द्वारा किए जाने वाले हमले खत्म होंगे और उससे कहीं ना कहीं वो इलाके जो हैं विकसित होते हुए दिखाई देंगे जो आज भी पिछड़े हुए हैं, जो जहां पर आज भी जंगली एरिया है, जहां पर आज भी व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पाई हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं होती हुई दिखाई दी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पुनर्वास नीति में और भी ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कि जैसे नियत नैल्ला नार अभियान योजना जो है वो छत्तीसगढ़ ने सरकार बनाई। नियत नैल्ला नार का हिंदी में अर्थ होता है आपका अच्छा, बेहतर, सुविधा युक्त गांव। मतलब जो गांव जहां पर कभी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई थी वहां उस गांव के आसपास 5 किलोमीटर के एरिया में कैंप खोले गए। सुरक्षा बलों के कैंप खुलने से वहां पर शहरी व्यवस्थाएं देने की कोशिश सरकार ने की। वहां पर अगर हम देखें तो नेटवर्क की व्यवस्था बेहतर हुई, वहां सड़कें वहां पर पहुंची, वहां पर बिजली वहां पर पहुंची, स्कूलों की व्यवस्थाएं वहां पर होती हुई दिखाई। जब आधुनिक सुविधाएं जब ग्रामीण इलाकों में मिलना शुरू हुई तो उन ग्रामीण इलाकों के लोगों को ये समझ में आया कि नक्सलवाद की विचारधारा जो है उससे ज़्यादा ठीक है मुख्य धारा से जुड़े रहना। तो अगर किसी ने मन भी बनाया होगा कि वो नक्सलवाद की विचारधारा के साथ जाएंगे तो उन्होंने ये सुविधाएं देखकर अपना मन बदल लिया और वो मुख्य धारा से जुड़े, सरकार के साथ जुड़े, सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया नियत नैल्ला नार योजना के तहत कि अगर कोई गाँव अपने आप को नक्सल मुक्त घोषित करता है तो उस गांव को 1 करोड़ रुपए की राशि विकास के नाम पर दी जाएगी। शुरुआत हुई बस्तर संभाग के सुकमा जिले के गांव से, जहां पर ग्रामीण खुद आगे आए और उन्होंने उस गांव के नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराया और आत्मसमर्पण कराने के बाद उस गांव ने ये घोषणा की, सरकार को ये पत्र दिया कि अब हमारा गांव पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो चुका है। तत्काल प्रभाव से सरकार ने अपनी घोषणा के अनुरूप उस गांव को 1 करोड़ रुपए की राशि दे दी। आज वहां विकास हो रहा है। सही बात है, सरकार ने दोहरी नीति अपनाई। न सिर्फ ये कहा कि या तो आप सरेंडर करिए वरना आपका एनकाउंटर होगा, बल्कि सरकार ने यह भी कहा कि अगर आप सरेंडर करते हैं तो हम आपको विकास की मुख्य धारा से जोड़ेंगे। न सिर्फ आपको हम विकास की दिशा में आगे बढ़ाएंगे बल्कि समूचे गांव का विकास होगा और इसके लिए गांव को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। अब एक बड़ी बात यहां पर यह भी हो जाती है अंकुश कि आने वाले वर्षों में या फिर यह कहें कि मौजूदा समय में भी
साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती है। साइबर अपराध से कैसे निपटा जाए, उसको लेकर क्या कार्य योजना तैयार की जाए, खासतौर से जब से टेक्नोलॉजी का और ज्यादा अपग्रेडेशन हुआ है, एआई का इस्तेमाल होने लगा है, साइबर अपराध के मामले बढ़ने लगे हैं, क्या उसको लेकर भी इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा हो सकती है? कोई संदेश दिया जा सकता है, कोई मैसेज दिया जा सकता है कि कैसे पुलिस को और सशक्त बनाना है टेक्नोलॉजी से निपटने के लिए? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया कि फॉरेंसिक को कैसे बढ़ाया जाए और पुलिस को मॉडल कैसे बनाया जाए, मतलब इसी मॉडल पुलिस अगर बन गई तो स्वाभाविक तौर पर ये तमाम चीज़ें उस मॉडल में जो है उसके अंतर्गत आ जाएंगी कि एआई का इस्तेमाल अगर अपराधी कर रहे हैं तो एआई का इस्तेमाल पुलिस क्यों नहीं कर सकती, एआई के इस्तेमाल से एआई के इस्तेमाल से पुलिस अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ सकती। ये विषय जो है इस कॉन्फ्रेंस में रखा गया है। दूसरा, फॉरेंसिक की महत्वपूर्ण जरूरत सिर्फ उस जगह पर नहीं होती जो जहां पर क्राइम हुआ है, यहाँ पर कहीं कहीं डेड बॉडी मिली है या फिर कहीं गोली चली है। फॉरेंसिक में जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी आवश्यकता उन जगहों पर भी है जहां पर साइबर अपराध हो रहे हैं, वहां पर भी इनका अनुभव और इनकी इंटेलिजेंस जो है वो निश्चित तौर पर काम आती है, और उसको लेकर कैसे बढ़ाया जा सकता है उस पर विशेष चर्चा की गई है। देखिए, सीधे तौर पर कहा जाए कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, अगर वो इस बैठक में शामिल हैं तो उन तमाम विषयों पर महत्वपूर्ण रूप से जोर दिया जा रहा है जिन विषयों के कारण आज भी भारत में क्राइम जो है वो बचा हुआ है, क्राइम बढ़ रहा है। अभी जैसे वर्तमान में बहुत ज़्यादा साइबर फ्रॉड की, साइबर क्राइम की खबरें जो है लगातार देखने को मिल रही है, और इस क्राइम का ज़्यादातर शिकार जो है वो या तो पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं, फिर ऐसे लोग हो रहे हैं जिनके अकाउंट में पैसा है, मतलब क्योंकि साइबर अपराध करने वाले जो हैं इसी तरीके के शिकार ढूंढते हैं। तो उनको अवेयर करने की लोगों को अवेयर करने की जो जरूरत पड़ी थी उसकी शुरुआत तो पहले ही हो गई। ओके, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। साइबर अपराध से कैसे निपटा जाए उसको लेकर भी इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।